ख़वातीन और हज़रात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जॉन हुसैन है। 17 अगस्त की अपडेट्स के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। 170 डेज़, 170 दिन गुजर चुके हैं जब अमेरिका ने यहाँ पे ईरान में हमले किए। जंग स्टार्ट हुई, फिर इस जंग को हमने मिडल ईस्ट को लपेट में लेते हुए देखा। कहा जा रहा है कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था 17 जून को, जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स थे, लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि यूएस और ईरान आपस में 60 दिन के लिए सीज फायर रखेंगे, जंगबंदी रखेंगे। और आज वो 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि फॉर्मली और ऑफिशियली ईरान और यूएस के बीच में अब सीज फायर नहीं है। अब आगे क्या होगा, ये सवाल लोग मुझसे पूछ रहे हैं। और आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स आए हैं लीडरशिप के लिए, जिसका मैं आपको बताऊंगा। हम डिस्कस करेंगे इसको और ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे कि ये जंग किस तरफ जा रही है। देखें, पहले अगर बात करें सीज फायर के हवाले से कि आगे सीज फायर होगी या नहीं होगी, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप कल उठे और वो बोले कि ईरानियन लीडरशिप के साथ हमारी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और हमने डिसाइड कर लिया है कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए। ये भी मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप बोले कि किसी ने मुझे कहा, किसी मुल्क ने, किसी फ़र्द ने कहा कि जी प्लीज़ ईरान को माफ़ कर दें, तो मैं ईरान को जो है वो माफ़ करते हुए सीज़ फायर को एक्सटेंड कर रहा हूँ। जबकि ईरानी मौक़िफ़ ये है कि कोई सीज़ फायर की बातचीत नहीं चल रही, कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रही। पहले भी हमने देखा कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयानिया जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि यूएस को कंडीशंस मीट करनी होंगी, जिसके बाद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा। और बाद में अब्बास अरागची साहब ने भी ये रिअफर्म किया कि यूएस को इस्लामाबाद मुआहदे में वापस आना पड़ेगा, जिसके बाद ही मामलात कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ईरान का कहना यह है कि जब कोई सीज फायर थी ही नहीं तो एक्सटेंशन किस चीज़ की होनी है, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा। रॉयटर्स ने भी इस खबर को तायद की है, उसको पोस्ट किया है। और जाहिर सी बात है, 60 दिन के अंदर हमने देखा कि ईरान के अंदर जो केशम, कीश, बंदर अब्बास, चाबाहार, इस्फहान, तबरीज़, शिराज, अहवाज़, इन तमाम इलाकों में, मैं भी कुछ इलाकों में गया, मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई। इन इलाकों में जो हमले हुए, एक कॉरिडोर बनाने की जो कोशिश की गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ओमान के रास्ते के थ्रू, यूएस के जो मिलिट्री एसेट्स हैं और बेसिस हैं जॉर्डन के अंदर, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, हत्ता कि ओमान के अंदर, उनके ऊपर जो अटैक्स हुए। और आज तक जो ब्लॉकेड लगा हुआ है, जो सैंक्शंस नहीं रिजॉल्व हुई, जो फ्रोजन एसेट्स अभी तक रिलीज नहीं हुए, जो फ़लस्तीन के अंदर, लबनान के अंदर, इराक के अंदर, यमन के अंदर, ईरान के अंदर 60 दिन तक हमें नज़र आया कि कभी हमले होते, कभी हमले रुकते। तो ये सीज़ फायर अगर थी तो कहाँ थी, ये जो है वो हमें नहीं पता। बहरहाल अभी अगर देखें तो सिचुएशन डेवलपिंग जो चल रही है सऊदी अरब और यमन के फ्रंट पे, फॉर एग्जांपल हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यमन की अंसारुल्लाह हूती फोर्सेस जो हैं वो एडवांस करने की कोशिश कर रही हैं आगे अल मोखा पोर्ट की तरफ, जो कि प्रो सऊदी फोर्सेस के हाथ में है। और अभी नज़र आया है कि इतने हमले हुए हैं अल मोखा पोर्ट के ऊपर कि वहाँ पे रॉयटर्स के मुताबिक ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ सऊदी अरब के अंदर जज़ान में कल अलर्ट्स जारी हुए और सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि एक थ्रेट है, नहीं पता कि वहाँ पे अटैक्स हुए या नहीं हुए। पहले बहरहाल जज़ान को टारगेट किया गया है यमनियों की तरफ से, सिवियरली अंसारुल्लाह हूतियों ने उनको टारगेट किया है। और प्रो सऊदी और जो दूसरी फोर्सेस हैं उनके साथ लड़ाई चलती रहती है मारिब के अंदर और दूसरे इलाकों के अंदर। तो वहाँ पे जो फ्रंट इंगेज हो रहा है, वहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब के टैंकर अभी तक बाब अल मंदब क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ये खबर आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, जो दिफाई मुआहदा हुआ है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में, उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तारीफ करते हुए ये बोला कि वेरी हैप्पी टू सी दैट सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड पाकिस्तान हैव रिसेंटली एंड फाइनली साइंड द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। आखिरकार बड़ी खुशी हो रही है देखते हुए कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। इट शोज हाउ द मिडल ईस्ट इज कमिंग टुगेदर, दिखा रहा है ये चीज़ कि मिडल ईस्ट कैसे एक साथ आ रहा है। एंड हाउ कंट्रीज विल फाइनली बी एबल टू डिफेंड देमसेल्व्स इन अ मोर मीनिंगफुल वे। ट्रंप कहता है कि ये भी दिखा रहा है कि किस तरीके से ममालिक अब अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, अपना दिफा कर पाएंगे इन अ मोर मीनिंगफुल वे। मतलब पहली बात तो यह है कि डिफेंड किसके खिलाफ करना है, क्योंकि अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। इसराइल को और ईरान को एक्सक्लूड कर दिया तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हाकान फदान, उन्होंने। इंडिया और सऊदी अरब का हमें मामला पता है, उसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, अफगानिस्तान को भी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो बेसिकली ये किसके खिलाफ डिफेंड करने के लिए, यमन के अंदर भी ये एक्टिवेट नहीं हुआ अभी तक। और जो ये कह रहे हैं कि मीनिंगफुल वे, तो पहले क्या मीनिंगफुल डिफेंस नहीं था ममालिक का? बहरहाल कंग्रेचुलेशंस टू द ग्रेट लीडरशिप
of the three nations. This is a big, bold and important first step. Wow, President Donald J. Trump. अब ये जो इन्होंने खुशी का इजहार किया है, देखें बात सारी ये है कि ऑब्वियस सी बात है, यूएस की मर्जी के बगैर ये मुआहदा नहीं हुआ है। अगर यूएस की मर्जी के बगैर या उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कहीं मुआहदा होता है तो उसकी एग्जांपल्स पहले हमारे पास मौजूद हैं, कदाफ़ी की और दूसरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फॉर एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं कि जहाँ पे उनके इंटरेस्ट को थ्रेट होता है वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, सैंक्शंस भी लग सकती हैं आपके ऊपर जो है वो ग्रे लिस्ट में भी आ सकते हैं आप। तो जाहिर सी बात है यूएस के रजामंदी के साथ है, लेकिन एट द सेम टाइम शर्मिंदगी की बात है यूएस के लिए कि उनकी जो पावर है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो यूनिपोलैरिटी है, उनकी जो सुप्रेमेसी है, वो चैलेंज हो चुकी है दुनिया के इस जो जियोपॉलिटिकल जो निज़ाम है उसके अंदर। अब फरीकैन आपस में मिलके रीजन के अंदर बैठ रहे हैं और ये अलायंस कहा जा रहा है कि ग्रो हो रही है। इजिप्ट, कुवैत, कतर हो सकता है इसके अंदर आगे जाके आएँ, लेकिन ये पॉलिटिकली और सिंबॉलिकली एक अच्छी चीज़ है। प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होते हुए हम नहीं देख सकते, क्योंकि जहाँ पे एक कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट होता है वहाँ पे कलेक्टिव इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आ जाते हैं, मफाद जहाँ पे अलग हो जाते हैं, वहाँ पे ये ऐसे मुआहदे जो हैं वो काम नहीं करते। बहरहाल साथ ही साथ लबनान की सिचुएशन को अगर हम देखें तो लबनान के अंदर सदर्न लबनान में इजरायली फोर्सेस अभी भी लतानी रिवर के पीछे मौजूद हैं। अल-ताहिर की जो हिल्स हैं उनके ऊपर उन्होंने एडवांस करने की कोशिश की है। पहले नाप्तिये के अंदर और टियर के अंदर हमले होते रहे हैं, प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन की भी मैंने बात आपको बता दी थी पिछली वीडियो में, लेकिन अब ये अली अल-ताहिर हिल्स जो हैं इनके ऊपर एडवांस करने के लिए जाहिर सी बात है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। नॉर्दर्न इसराइल यहाँ से नज़र आता है, लतानी रिवर यहाँ से नज़र आता है, लबनान का जो इलाका है वो नज़र आता है, तो इसराइल कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर एडवांस करे और जाहिर है वहाँ पर मामला अटके हुए हैं। आगे अगर देखा जाए हॉर्मोज की सिचुएशन को, तो हॉर्मोज की सिचुएशन तो क्या ही कहने, आए दिन टैंकर्स पे जैसा कि मैंने पहले बताया हमले भी होते हैं, लेकिन नई रिपोर्ट्स भी यही सजेस्ट कर रही हैं कि हॉर्मोज की ट्रैफिक जो है वो लो लेवल पे चल रही है। वहाँ पे जो कश्तियाँ गुजर रही हैं वो पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, लाइव ट्रैकिंग आपको दिखा चुका हूँ, और नज़र ऐसा ही आ रहा है कि जो कश्तियाँ गुजर रही हैं वो ईरान का रूट इस्तेमाल करती हुई गुजर रही हैं। केपलर का डेटा भी यही दिखा रहा है कि यूएस के रूट से हार्डली कोई कश्तियाँ गुजर रही हैं। वहाँ पे ईरान ने कह दिया है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जनरल हातमी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि द सेक्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ अ गॉड गिवन जियोपॉलिटिकल एसेट फॉर द ईरानियन पीपल। ये एक मुक़द्दस चीज़ है जो खुदा ने हमें दी है और एक एसेट है हमारे लिए। दिस लेवरेज विल नेवर रिटर्न टू इट्स प्रीवियस स्टेट, ये कभी भी वापस नहीं जाएगा। मैंने आपको शुरू में जंग के बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की रियलिटी परमानेंटली चेंज हो चुकी है और ऐसा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि डिस्पाइट एवरीथिंग यूएस इसको नहीं आज़ाद करवा पाया। वन ऑफ द लेगेसीज ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, वो कहते हैं हातमी साहब, जनरल हातमी, वो कहते हैं कि वन ऑफ द लेगेसीज ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पोटेंशियल। मतलब उनको पहले से इस पोटेंशियल के बारे में, इसकी सलाहियत के बारे में पता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, बट विदाउट दिस कॉन्फ्लिक्ट इट वुड नॉट हैव बीन एक्टिवेटेड। यूएस प्रेसिडेंट अगर ऐसे इकदाम नहीं उठाता तो ये पोटेंशियल ईरान कभी रियलाइज ही ना करता। तो बेसिकली बताया जा रहा है कि जी आपकी बदौलत है कि हम यहाँ पे आ गए, वरना हमारा कभी भी इरादा नहीं था। This leverage is one of the prerequisites for ending the war in a way that removes the threat of war hanging over Iran. ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको हम इस्तेमाल करेंगे इस जंग को उस तरीके से ख़त्म करने के लिए कि ईरान के ऊपर परमानेंटली जो एक तलवार लटकी हुई है जंग की वो ख़त्म हो जाए। आगे कहते हैं कि द एक्सपल्जन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बिन कैरिड आउट, यूएस को हमने यहाँ से निकाल दिया है, अब वो यहाँ पे दोबारा एंटर करने के लिए उनके पास परमिशन नहीं है। सी ऑफ ओमान में भी नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी नहीं है, पर्शियन गल्फ में भी नहीं है। Everyone should know that the American bases will never be able to return to their previous state and Iran will never allow this to happen. Of course हमें पता है कि जाहिर सी बात है तमाम बेसिस तो खाली नहीं हुए, लेकिन लार्जली यूएस ने अपनी फोर्सेस को पुल बैक किया है। जॉर्डन की तरफ जो वो लेके गए हैं वो हमने देखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खुद की रिपोर्ट्स जो मैंने पिछली वीडियो में साइट की थी कि कैसे नेवल सिक्योरिटी एक्टिविटी बेस जो 5th फ्लीट का कमांड है यूएस का, जो कैरियर्स और सारी चीज़ें संभालता है, वो किस तरीके से डिएगो गार्सिया 2300 मील दूर चला गया है। हालात आपको कश्तियों के पता ही हैं किस तरीके के चल रहे थे, उसके हवाले से भी डेवलपमेंट आई है। बाय द वे मोरल अगर देखें यूएस आर्मी का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर आपको आज़ाद करवाना है तो उसके अंदर ये नेवी का मोरल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ इब्राहिम लिंकन की जो रिपोर्ट्स हमने दी आपको, ना सिर्फ उसमें और ज़्यादा इजाफे हो रहे हैं, बल्कि अब तो कहा जा रहा है कि यूएसएस बॉक्सर जो है
जो एक और यूएस की शिप है, वो कैरियर नहीं है लेकिन बहरहाल उसके ऊपर भी एयरक्राफ्ट होते हैं, वो भी डिप्लॉयड है यहाँ पे। उसके अंदर भी हालात इतने ख़राब हैं कि माँ बाप स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं वकीलों के साथ, और वो वकील जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं एक्स के ऊपर कि किस तरीके से यूएसएस बॉक्सर में ख़वातीन के लिए जो हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, जो टॉयलेटरीज हैं, वो अवेलेबल नहीं हैं। जाहिर है वीडियोस इब्राहिम लिंकन की और भी आई हैं जहाँ पे जो सेलर्स हैं उन्होंने दिखाया है कि और बताया है कि किस तरीके से इस $6 अरब के यूएस कैरियर में पब्लिक टॉयलेट से ज़्यादा बुरे हालात हैं टॉयलेट्स के। तो मोरल बहुत ज़्यादा ख़राब है, खाने की शॉर्टेज है, लोग कूदने की कोशिशें कर रहे थे, उनकी भी रिपोर्ट्स आ रही थी। बहुत देर से वहाँ बाहर हैं। मोरल के बगैर कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती, चाहे आपके पास जितनी भी मिलिट्री पावर हो। खैर मिलिट्री पावर भी देख ली, मिलिट्री पावर का क्या देखना, वहाँ पे हमें नज़र आ गया कि यूएस के जितने भी तैयारे 42 तैयारे ईरान ने जो है वो मारे हैं, 11 तैयारे बाद में भी मारे सेकंड राउंड के अंदर। और अभी नया बयान आया है ईरान की आर्मी का कि उन्होंने $7,000 की मिसाइल से $35 मिलियन के MQ-9 ड्रोन्स को निशाना बनाया है। MQ-9 ड्रोन्स की हालत ये हो चुकी है कि 25% MQ-9 ड्रोन्स ख़त्म हो चुके हैं यूएस की जो इन्वेंट्री है उसमें से। 45 ड्रोन MQ-9 ईरान ने गिराए, 25 ड्रोन कहा जाता है कि यमनियों ने गिराए। ये यूएस खुद कबूल कर रहा है कि 25% जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और F-35 जो कि $120 मिलियन का तैयारा है, उस तैयारे को जो यूनिपोलैरिटी, जो पावर का, जो सुपर पावर स्टेटस का सिंबल था, उसको $1,60,000 के मिसाइल से ईरान ने गिराया। और कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि नट से लेकर तमाम चीज़ों तक ईरान खुद ही इन चीज़ों को बनाया है और इंडिजिनस प्रोडक्शन है कंप्लीटली। तो यूएस को फ्रस्ट्रेट कर दिया है हार्ड पावर के टर्म्स में, अगर आप मिलिट्री नेवी एयरक्राफ्ट के टर्म्स में देखें, अगर आप उनके इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें, उसमें भी हेक्सित ने, जो वॉर सेक्रेटरी है, उसने $70 बिलियन मांगे हैं सिर्फ ईरान जंग के लिए। ओवरऑल नुकसान जो हुआ है वो ऑलरेडी $60 बिलियन का, तकरीबन 40 से $60 बिलियन का एस्टिमेशंस हैं। वो भी डायरेक्ट कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट हैं। आगे कितनी एक्सटर्नैलिटीज़ निकलती हैं इसमें से ये भी नहीं मालूम, लेकिन $1.5 ट्रिलियन ओवरऑल बजट जो है उसकी बात हो रही है कि रिक्वेस्ट हो रही है। तो एक बड़ा धचका यूएस को लगा है। उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑल टाइम लो पे है, नोज डाइव के अंदर वो नीचे ही गिरता हुआ जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी भी कहाँ की रह गई जब आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए इतने सारे ड्रोन्स नीचे उतार लिए हों। लॉजिस्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी ख़त्म हो गई है जब आपने बेसिस को इतना निशाना बनाया, और मोबिलिटी इफेक्ट हुई है इसके अंदर। तो सॉफ्ट पावर ही रह जाती है फिर, और जाहिर है इसके अंदर फिर जो दिमाग को डिसीव करने के लिए जो प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ होती हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, जो मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो चीज़ें जो है वो सामने आती हैं कि नैरेटिव्स किस तरीके से चल रहे हैं और प्रेशर पॉइंट्स किस तरीके से दोनों पार्टीज पुल कर रही हैं एक दूसरे की। उसमें भी हमें नज़र आ चुका है कि जहाँ ईरान के अंदर मीम्स आती हैं, लेगो वीडियोज़ आती हैं, ईरान के अंदर जिस तरीके से इस्माइल बकाई ने अभी रिसेंटली ट्वीट किया कि मार्को रूबियो को उन्होंने बताया कि मार्को रूबियो कह रहा है कि ईरान क्या ही होता अगर अपने आवाम के लिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता, ना कि दहशतगर्द तंजीमों को। मार्को रूबियो कह रहा है कि दहशतगर्द तंजीमों को उन्होंने पैसे दिए हैं। तो उस पर इस्माइल बकाई ने जवाब में डोनाल्ड ट्रंप का खुद का स्टेटमेंट दे दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम मेडिकेड और डे केयर और मेडिकेयर और इन सारी हेल्थ केयर की चीज़ों के ऊपर फोकस करें या इनके ऊपर खर्चा करें। हम जो है वो सिर्फ मिलिट्री प्रोटेक्शन दे सकते हैं भाई फेडरल लेवल पे। और गैस प्राइसेस पे भी उसने बोल दिया कि जी कोई बात नहीं, महंगी हो रही है, कोई मसला नहीं है। मतलब किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि मार्केट ज़ाहिर है देखनी है, आगे इलेक्शंस भी देखने हैं, जाहिर सी बात है जंग का कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा, तो किसी ना किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल तो करना ही है। तो कोई ना कोई चीज़ वो बेचारे कभी कभार वो मीम्स डालता रहता है कि वो जॉर्ज वाशिंगटन के साथ खड़ा हुआ है, बॉल रूम के अंदर आइडियाज़ डिस्कस कर रहा है, कभी जो है वो अपना दिखाता है कि वो जीत रहा है, और अजीब अजीब सी चीज़ें वो पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल ईरानियन गेम इस चीज़ में, नैरेटिव फॉर्मेशन में ईरानियंस ने बहुत अच्छी तरीके से बाजी ले ली है। अब यूएस के पास जो दो चीज़ें हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मिलिट्री आइदर वी हिट देम हार्ड और वी प्रेशर देम इकोनॉमिकली कहा जा रहा था। स्कॉट बेसेनेट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी, उसने कहा था कि ऐसी सैंक्शंस लगने वाली हैं ईरान के ऊपर कि पहले कभी किसी ने नहीं देखी होंगी। देखा तो किसी ने हवा को नहीं है, शायद हो सकता है हवा ही बच गई है जिसको सैंक्शन करना है। लेकिन अब जो मिलिट्री ऑप्शंस बचे हैं उनके पास, और आगे टाई इन करता है आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के डायरेक्टिव्स के साथ भी, कि यूएस में अब ये बातचीत चल रही है अकॉर्डिंग टू
फॉर्मर यूएस कांग्रेस वुमेन मार्जरी टेलर ग्रीन, रिपब्लिकन थी ये, इसने रिज़ाइन किया 2026 में क्योंकि इसके डिफरेंसेस हो गए ट्रम्प के साथ, क्योंकि इसने इसराइल के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया, इसने जो है वो बातें करना शुरू कर दी ऑब्वियसली एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। तो 2026 में इसने रिज़ाइन किया क्योंकि लोगों ने कहा कि जी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, व्हाट नॉट। खैर, इसने कहा है कि ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है और ये हकीकत है कि स्ट्रैटेजी डिस्कस हो रही है न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने की। इसके अंदर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप बोल चुका है कि हम पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, हम पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, ब्रिजेस उड़ा देंगे। और अगर ऐसा इकदाम उठाता भी है यूनाइटेड स्टेट्स तो अब रिस्पांस किस तरीके का आएगा वो डिस्कस करना ज़रूरी है। और आयतुल्लाह खामनाई की जो ऑर्डर्स हैं जो नए जारी किए हैं वो देखना ज़रूरी है। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने ऑर्डर्स जारी किए हैं पासदारान को कि अब वो ऑफेंसिव फॉर्म में रहें। फ्रॉम नाउ ऑन एवरी एक्शन वी टेक ऑल्दो इट हैज़ अ डिफेंसिव कैरेक्टर मस्ट टेक ऑन एन ऑफेंसिव फॉर्म। अब जो भी इक़दामात हम उठाएंगे इसकी बुनियाद डिफेंसिव ही है, दिफाई ही है, लेकिन इसकी जो शक्ल है वो अग्रेसिव होनी चाहिए, वो ऑफेंसिव होनी चाहिए। ये बताया है कि ऑर्डर्स दिए गए हैं आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की तरफ से। डेप्यूटी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द IRGC जवानी ने बताया है ये बात IRIB को, और जवानी ये भी कहते हैं कि US मस्ट लर्न फ्रॉम दीज डिक्रीज एंड देयर मैसेजेस दैट आर आर्म फोर्सेस विल हैव ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस। हमारे जो इक़दामात हैं उससे बहुत जो है वो अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। एंड डायरेक्टली वार्न्स द US शुड नो दैट इट कैन नॉट कैरी आउट सरप्राइज एक्शंस अगेंस्ट अस। US अब सरप्राइज एक्शंस नहीं कैरी आउट कर सकता हमारे खिलाफ, और US और इजराइल को स्ट्रेटेजिक सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करने चाहिए। अब ये स्ट्रेटेजिक सरप्राइजेस क्या हैं इसके ऊपर देखिए, पहले तो जॉर्डन के अंदर जो हमले हुए थे पहले वो तो हमने देखे कि वो एक सरप्राइज अटैक था जब नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग हो रही थी। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की अब रिपोर्ट आई है कि ईरान अब सीक्रेट प्लान्स बना रहा है जंग को एस्केलेट करने के लिए। हेडलाइन तो ऑब्वियसली यही दी है उन्होंने कि ईरान की सीक्रेट प्लानिंग चल रही है एस्केलेट करने के लिए, लेकिन इसकी डिटेल्स में अगर जाएं तो उन्होंने लिखा है कि ईरान प्लान कर रहा है कि गल्फ स्टेट्स के अंदर वो फर्दर अटैक्स कर सकता है अगर फाइटिंग दोबारा शुरू होती है तो, और हो सकता है कि ईरान प्रीएम्प्टिवली भी हमले कर दे अगर उसको लगे कि थ्रेट जो है वो आ रही है सामने। चैनल 13 इजराइल का पहले ये बात बता चुका है कि ब्रैड कूपर, सेंटकॉम का कमांडर, वो प्लान कर रहा है कि स्ट्राइक्स रिन्यू करे ईरान के ऊपर। और जाहिर है एक्सट्रीम पोजीशंस में US से आप रैशनैलिटी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि या तो अभी उनके पास ऑप्शन ये है कि वो ईरान की डिमांड्स एक्सेप्ट करें या तो वो जो है वो स्ट्राइक करें। लैंड ब्लॉकेट काम नहीं करेगा। अफगानिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान, कैस्पियन सी सारे रास्ते ईरान के खुले में। शियान के साथ, चाइना के साथ जो है वो एक ट्रेन की लाइन वैसे ही जा रही है, तो लैंड ब्लॉकेट तो काम नहीं करेगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि US क्योंकि फाइनेंशियली भी कुछ नहीं कर सकता, सैंक्शंस भी और कितनी ही लगाएगा, 47 साल से लगाई नहीं, उसमें ईरान ने अपने आप को बनाया है काफ़ी हद तक, तो हो सकता है कि ये अटैक कर दें और मुमकिनात में से है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो रीजन से बाहर जंग जाएगी, ये बिल्कुल तय है। कि हो सकता है कि साइप्रस और रोमेनिया में आपको हमले नजर आएँ। ये भी हो सकता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि ये भी हो सकता है कि ग्राउंड ऑपरेशंस हों कुवैत के अंदर, और कुवैत और बहरीन जो है वो रिस्क में है अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल। जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमें पता है कि जो जो मुल्कों ने सपोर्ट किया है US को, जब जब सपोर्ट किया है अटैक्स में, उन दिनों पे अटैक्स हुए हैं उन ममालिक के अंदर जो बेसिस हैं उसमें। लोग ये कह रहे थे कि UAE से ईरान ने इतने पैसे ले लिए, $20 बिलियन ले लिए, $3 बिलियन ले लिए, दो टन सोना ले लिया। उस पर मैंने वीडियो बनाई। उसके बावजूद हमें नज़र आया, ANODC ने बताया कि ईरान के जो मिज़ाइल हैं वो आके लगे हैं। 3 कश्तियाँ जो हैं उनको पैसे की जब रिपोर्ट्स आ रही थी उसके बाद हमें नज़र आया कि हिट हुए हैं। उससे पहले भी जब रॉयटर्स की खबर आई थी जून में कि ईरान ने पैसे लिए हैं UAE से, उसके बाद हमें नज़र आया कि 4 मकामात के ऊपर सेकंड राउंड में UAE के अंदर जो बेसिस थे और फैसिलिटीज़ थी उन पर हमले हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल, अगर कोई सोच रहा है कि UAE ने पैसे दे के ख़रीद ली है अपनी इनविंसिबिलिटी, तो ये बात गलत है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी US को सपोर्ट करता है अटैक्स में ईरान के ख़िलाफ़ तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। एंड इंडीड ईरान का गेम प्लान इस वक्त चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरी भी सोर्सेज से बात हुई है, बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है कि अटैक्स की एक्सपेक्टेशन ईरान को है कि बड़े पैमाने पे हमले हो सकते हैं, और अगर इमीडिएट थ्रेट फील हुई ईरान को तो प्रीएम्प्टिवली ईरान, मतलब पहले से ईरान जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। अब इसके ऊपर ये जो डायपर मैन है ये क्या करेगा, कैसे रिस्पांस देगा? अगर कुछ कर भी देता है डोनाल्ड ट्रंप, तो हमें पता है कि ईरान का 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। अगर कोई न्यूक्लियर वेपन्स की सिचुएशन आती है तो जाहिर सी बात है
ईरान ने नॉर्मल जिनमें जब बोल दिया है कि पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पे अटैक्स में हम पूरे जो गल्फ ममालिक हैं और इसराइल के अंदर जो सपोर्ट करेंगे यूएस को, उनकी बत्तियां जो हैं वो बुझा देंगे। तो हो सकता है कि अगर कोई ऐसा इकदाम हो कि न्यूक्लियर वेपन अगर यूज़ होता है तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक रिटेलिएशन ईरान की तरफ से आए। लेकिन आई डोंट थिंक कि इस हद तक यूएस को जाना चाहिए, ये उसके रैशनल इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन पहले जो हमले हुए वो कौन सा रैशनल इंटरेस्ट में उसने किए। अभी अवाम जो है उनके पास बिल्कुल भी मोरल नहीं है, उनके सोल्जर्स के पास बिल्कुल भी मोरल नहीं है, उनके जो एलाइज़ हैं यूएस के, उनका मोरल ख़त्म हो चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी खबर डाली है कि ये ममालिक, गल्फ़ ममालिक कोशिश कर रहे हैं यूएस से किसी तरीके से आज़ाद हो जाएँ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, इनकी पॉलिटिकल रियलिटी, इनकी बादशाहतें डिपेंड करती हैं यूएस के ऊपर। आज एक शाही ख़ानदान है तो कल दूसरा शाही ख़ानदान बिठा देंगे, वो उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये सिचुएशन कहाँ तक जाती है, ये हमें पता है कि ये सिचुएशन दुनिया के अंदर जो रूल्स हैं, जिस हिसाब से कंट्रीज़ ऑपरेट करती हैं, उसके ऊपर ज़रूर असरअंदाज होते हैं। जो प्रेजेस, जो कहानियाँ, जो किस्से हमें सुनाए गए यूनिपोलैरिटी के, प्रैग्मेटिज्म के, सुपर पावर्स की जो तारीफ़ें इतने टाइम तक होती रहीं, जो माकियावेली की बातें होती रहीं कि भाई सब्सटेंस में भी पावर होनी चाहिए, आपके नज़र भी आना चाहिए पावर, सब कुछ करके देख लिया यूएस ने। वो जेरल्ड आर फोर्ड भी भेज दिया जिसको आग लग गई, इब्राहिम लिंकन भी आ गया है, जेट्स भी आ गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई ऑप्शन प्रैक्टिकली उनके पास है नहीं इस वक्त। तमाम रूल्स जितने भी काम करते हैं रैशनल एक्टर मॉडल के तहत, जिसके अंदर एक मुल्क अपने फ़ायदे और नुकसान की बेसिस पे एक्शंस लेता है, उसमें नज़र आ रहा है कि ईरान जो है वो अपने फ़ायदे और नुकसान के बाहर नज़र आ रहा है कि वो एक्शंस ले रहा है, क्योंकि फ़ायदा सबसे ज़्यादा ईरान का दुनियावी लिहाज से, मटीरियल लिहाज से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ईरान के लिए ये है कि ईरान अमेरिका के साथ हाथ मिला ले, ईरान बोलना बंद कर दें अमेरिका के ख़िलाफ़। ईरान जो है वो दूसरे ममालिक की तरह, अरब ममालिक की तरह बिल्कुल सुकून से यहाँ पे बैठ के रह सकता है, पैसे वैसे कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा और दुनिया जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।